फिर आप पूछेंगे खेती कैसे होगी? बिना यूरिया बिना डीएपी बहुत अच्छी खेती होती है, और बिना इंडोसल्फान स्प्रे किए हुए भी काजू का उत्पन्न होता है। क्या करना उसके लिए? पारंपरिक खेती करिए। हजारों साल से हमारे देश में खेती हुई है, वैसे ही खेती करिए। और हजारों साल हमारे देश में जो खेती हुई है वो शेन खत आधारित है, तो शेन खत से खेती करिए, बहुत अच्छी खेती होती है। बहुत सारे शेतकरी भाइयों को मन में एक वायरस घुस गया है कि बिना यूरिया बिना डीएपी उत्पन्न नहीं होता, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना यूरिया बिना डीएपी ही उत्पन्न होता है। यूरिया डीएपी का उत्पन्न से कोई लेना देना नहीं। आपको मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं गोवा का, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये गोवा राज्य में इतने अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर झाड़ हैं, सारा जंगल आप देख के आओ, पश्चिम घाट का सारा जंगल देखो, कितने अच्छे झाड़ हैं, कितने सुंदर झाड़ हैं। 10 फीट 15 फीट 20 फीट इतने ऊंचे ऊंचे झाड़ हैं। आप मुझे ये बताओ कि गोवा के जंगल के इतने सुंदर झाड़ कैसे हुए? कोई इनमें यूरिया डालता है, कोई डीएपी डालता है? कभी आपने न्यूज पढ़ा गोवा का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर पश्चिम घाट के जंगलों में यूरिया स्प्रे कर रहा है? या आपने कभी न्यूज सुनी गोवा का राज्यपाल पश्चिम घाट के जंगलों में डीएपी स्प्रे कर रहा है, इसलिए जंगल इतने अच्छे हो रहे? एक दाना भी यूरिया कोई नहीं डालता जंगलों में, एक दाना भी डीएपी नहीं डालता कोई। तो इतने अच्छे झाड़ अगर होते हैं जंगल में, तो आपके खेत में भी हो सकते हैं बिना यूरिया बिना डीएपी। आपके मन में से एक गलतफहमी मुझे बाहर निकालनी है, वो ये, आपके मन में क्या आता है कि यूरिया डालने से उत्पन्न जास्ती होगा। क्यों होगा? तो आप कहेंगे पौधे को नाइट्रोजन मिलता है यूरिया से। नाइट्रोजन तो पौधे को यूरिया से थोड़ी मिलता है, वो तो हवा में से मिलता है। ये जो हवा चलती है ना, पवन, इसमें नाइट्रोजन होता है, यूरिया में थोड़ी नाइट्रोजन है। और ये जो हवा है, पवन है, इसमें से नाइट्रोजन को खींचने वाले जीवाणु मिट्टी में होते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणु तो माटी में है, और वो हवा से नाइट्रोजन खींचते हैं, माटी को देते हैं। इसमें यूरिया का कोई काम नहीं। आपके मन में और एक गलतफहमी है कि नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस तो जितने झाड़ के पान टूटकर गिरते हैं, वो सभी पान फास्फोरस देने वाले जीवाणुओं का भोजन है। तो जीवाणु फास्फोरस तैयार करते हैं माटी में, उसका डीएपी से कोई लेना देना नहीं। फिर आप कहते हैं पोटाश मिलता है। एनपीके की थ्योरी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश। पोटाश भी हमारे जीवाणु तैयार करते हैं जो माटी में। सारा काम तो माटी के जीवाणु करते हैं। नाइट्रोजन देना हो पौधे को, फास्फोरस देना हो पौधे को, पोटाश देना हो, कैल्शियम देना हो, आयरन देना हो, सल्फर देना हो, सिलिकॉन देना हो, मैग्नीशियम देना हो, मैग्नीज देना हो, कोबाल्ट देना हो, माटी को देने वाले सब ये जीवाणु हैं। और जीवाणु कोटि कोटि है माटी में। आप इन जीवाणुओं की संख्या को अगर बढ़ाते जाओ तो ये भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व माटी को उपलब्ध करा देते हैं। और ये जीवाणुओं को जिंदा रखना आपका परम कर्तव्य है। शेतकरी को खेत में माटी को जिंदा रखना है तो जीवाणुओं को जिंदा रखना पड़ेगा। और जीवाणुओं को जिंदा रखने के लिए उनका भोजन उनको दे दो, जहर मत दो उनको। यूरिया डीएपी आप डालते हो ना, जीवाणु मर जाते हैं, क्योंकि यूरिया डीएपी जहर है। जब उसी खेत की माटी में आप शेन खत डालते हो, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि शेन खत उनका भोजन है। मैंने खुद ये परीक्षण करके देखा है।
एक क्षेत्र में मैंने यूरिया डीएपी डाला और एक क्षेत्र में शेन खत डाला। देखा कि शेन खत वाले क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या जास्ती हो गई और यूरिया वाले क्षेत्र में जीवाणु मर गए। तब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि जब यूरिया डालने से जीवाणु मरते हैं तो उत्पन्न जास्ती कैसे आता है? वो उत्पन्न जीवाणुओं के मरने से ही आता है। जब आप यूरिया डालते हैं ना क्षेत्र में तो जीवाणु मर गए। जीवाणुओं के शरीर में जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो माटी को मिल जाता है क्योंकि जीवाणु मर गया, इसलिए उत्पन्न आ जाता है। अब आप क्या कर रहे हो? आप एक बार यूरिया डीएपी डालते हो, जीवाणु मर गए, एक बार उत्पन्न मिल गया, फिर दोबारा यूरिया डीएपी डाला, थोड़ा और जीवाणु मर गए और उत्पन्न मिल गया। थोड़े दिन के बाद जब सारे जीवाणु मर जाएंगे तो उत्पन्न कहां से आएगा ये बताओ? फिर तो कुछ खेती में पैदा ही नहीं होगा। इतना बड़ा खतरा आप मत उठाओ, जीवाणुओं को मारो मत। भगवान ने इनको आपके मदद के लिए पैदा किया है। तो आप बोलोगे फिर क्या करें? खेती में शेन खत डालो। अब शेन खत डालने का तरीका थोड़ा आप समझ लो, क्योंकि बहुत बार शेतकरी मुझे ये कहते हैं कि हम शेन खत डालते हैं फिर भी उत्पन्न जास्ती नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि आप शेन खत को सूखा डालते हैं। बहुत बार मैंने देखा शेतकरी क्या करते हैं, शेन खत को खड्डे में इकट्ठा करते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो सूखता रहता है। जब पूरा सूख जाता है तब ले जाके खेत में डाल देते हैं उसको। ये पद्धति गलत है, इससे उत्पन्न नहीं आएगा। शेन को कभी भी सूखा मत डालो, शेन को हमेशा गीला करके डालो, उत्पन्न भरपूर आएगा। बस गीला कर दो उसको। तो आप बोलेंगे शेन को गीला कैसे करते हैं? शेन को गीला करने के लिए पानी मिला दो उसमें, शेन को गीला करने के लिए मूत्र मिला दो उसमें, जानवरों का मूत्र मिला दो, गीला हो जाएगा और बहुत अच्छा उत्पन्न देगा। तो आप बोलेंगे कितना शेन डालना, कैसे गीला करना? मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसका 15 वर्ष मैंने परीक्षण किया, अभ्यास किया, और जो शेतकरी नागरिकों को मैंने बताया सबका उत्पन्न अच्छा हुआ। और आज उस फॉर्मूले से भारत में 20 लाख एकड़ में खेती हो रही है शेन खत से, 20 लाख एकड़। और जो शेतकरी कर रहे हैं वो सब सुखी हो गए क्योंकि उनका यूरिया डीएपी का खर्चा बंद हो गया, उनको एंडोसल्फान डालना बंद हो गया, स्प्रे करना नहीं पड़ता, यूरिया डीएपी डालना नहीं पड़ता, 80% खर्चा घट गया उनका। और जो उत्पन्न होता है वो खुद खाते हैं तो बीमारियां कम हो गई सबकी। और जो उत्पन्न वो बाजार में बेचते हैं तो उसका भाव बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि शेन खत का गेहूं बाजार में 30 रुपए किलो बिकता है, यूरिया का गेहूं 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो बिकता है। शेन खत के चावल को अच्छा भाव है, शेन खत की दाल को अच्छा भाव है। शेन खत का आम अगर आप करो ना तो उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू सबसे ज्यादा है। शेन खत का पैदा हुआ एक एक आम 65 से 70 रुपए का बिकता है, एक एक आम, इतनी कीमत मिलती। जो शेतकरी ये कर रहे हैं ना सब कोटिपति हो रहे हैं। आप भी वैसे करो। आम करना है तो शेन खत से करो, अनार करना है तो शेन खत से करो, पपैया करना है तो शेन खत से करो, केला करना है तो शेन खत से करो, गेहूं करना है, धान करना है, दाल करनी, कुछ भी शेन खत से होता है, सब होता है। समझ लो उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? 1 एकड़ क्षेत्र में आपको कोई भी पीक लेना है तो 15 किलो शेन ले लो, 15 किलो शेन, 15 लीटर मूत्र ले लो। मूत्र किसका लें? जिसका शेन लिया उसका मूत्र ले लो। गाय का शेन लिया तो गाय का मूत्र ले लो, भैंस का शेन लिया तो भैंस का मूत्र ले लो, बैल का शेन लिया तो बैल का मूत्र ले लो। गाय बैल भैंस का शेन तो गाय बैल भैंस का मूत्र, 15 किलो शेन 15 लीटर मूत्र, दोनों को मिला लो, एक प्लास्टिक के ड्रम में मिला लो,
प्लास्टिक के ड्रम में मिलाने के बाद उसमें थोड़ा गुड़ डालो, गुड़। कितना गुड़ डालें? कम से कम 1 किलो, अधिक से अधिक 2 किलो, 1 से 2 किलो गुड़ डालो। गुड़ से क्या होता है? जीवाणु गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। गुड़ खाते ही उनका रिप्रोडक्शन तेज हो जाता है। मैंने देखा कि जिन जीवाणुओं को आप गुड़ खिला दो, 20 मिनट में वो अपनी संख्या को डबल कर देते। इतना तेज वो काम करता है। वो भारत सरकार का नहीं मानते, हम दो हमारे दो। वो तो 20 मिनट में अपनी जनसंख्या दुप्पट करते हैं, सीधे 40 मिनट में 4 पट कर देते। बस उनको गुड़ खिला दो। तो गुड़ डाल दो इसमें, जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और गुड़ के साथ थोड़ा डाल दो दाल का आटा। दाल जो भी आप खाते हो, तुअर का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, उड़द का दाल, सोयाबीन का दाल, चने का दाल, खेसारी का दाल, उसको पीस के आटा डाल दो 1 किलो। दाल का आटा डालने से क्या होता है? दाल में प्रोटीन है और प्रोटीन सभी को ग्रोथ देता है। ये जो छोटे बच्चे बड़े होते हैं ना, ये सब प्रोटीन की ताकत है। तो बच्चे तो बड़े होते हैं प्रोटीन की ताकत से, तो पौधे भी बड़े होते हैं प्रोटीन की ताकत से। तो दाल का आटा डालो, 15 किलो शेन, 15 लीटर मूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो दाल का आटा, और इसमें डालो मिट्टी, माटी। 1 से 2 किलो माटी डालो, पुराने जूने झाड़ के नीचे की माटी। जूना झाड़ पीपल का होता है, आम का हो सकता है, बरगद का हो सकता है, कोई भी जूना झाड़। जूने झाड़ से मतलब जहां यूरिया नहीं डाला गया, वो स्थान की माटी। तो 5 वस्तुएं डाल दो। शेन 15 किलो, मूत्र 15 लीटर, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो दाल का आटा, 1 से 2 किलो माटी। ये पांचों वस्तुओं को प्लास्टिक के ड्रम में मिला दो, 3-4 दिन मिलाकर रख दो, बस उतने में ही खत तैयार हो जाता है। और 3-4 दिन बाद इस खत को आप अपनी माटी में स्प्रे करो। स्प्रे करने से पहले इसमें पानी मिला दो 200 लीटर, तो घोल बन जाएगा। इस घोल को माटी पर छिड़कना है, स्प्रे करना, बस खत हो गया, काम बन गया आपका। अब जैसे ही आप ये खत स्प्रे करेंगे, माटी में जीवाणुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और वो जीवाणु माटी को खाते हैं। खाने के बाद वो जो कुछ भी संडास के रूप में हगते हैं, वो खत है वास्तव में। आपने जीवाणु का नाम सुना है? गांडुड़, केचुआ, ये माटी खाता है और जो कुछ भी हगता है वो दुनिया का सबसे अच्छा खत है। तो गांडों की संख्या बढ़ा दो माटी में, खत तो अपने आप तैयार हो जाएगा। जीवाणुओं की संख्या बढ़ा दो, खत तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये पद्धति से आप खेती करो और इसमें खर्चा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जानवर है तो शेण मुफ्त का है, मूत्र मुफ्त का है, और अगर गुड़ थोड़ा बहुत खरीदना पड़े तो शायद पैसा खर्च होगा, नहीं तो ऊस अगर आप उत्पन्न करते हो तो वो भी मुफ्त का है। दाल तो आप घर में इस्तेमाल ही करते हो, तो दाल इसमें भी यूज करो, और माटी तो कहीं से भी मिलेगी, खर्चा नहीं है। और इस खत को डालना है दर 15 दिवस में। आज डाला, 15 दिवस बाद फिर डाल दो, फिर 15 दिवस बाद डाल दो। 1 वर्ष में ही जबरदस्त पीक आएगा। इतना बढ़िया है ये। और किसी भी पीक में करो, धान में करो, गेहूं में करो, जवारी में करो, मक्की में करो, बाजरी में करो, केले में करो, आम में करो, अनार में करो, सीताफल में करो, कोई भी पीक में ये खत डालते हैं। फॉर्मूला आम में कैसे डालते हैं इसको? अगर आम का झाड़ है आपके पास, तो उस झाड़ के ऊपर दोपहर को 12 बजे सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो नीचे सावली बन जाती है, छांव। तो उसकी सावली जहां बनती है ना आम के झाड़ के चारों ओर, दोपहर को 12 बजे जब धूप पड़ती है, तो वहां पे 2 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा खड्डा बनाओ चारों बाजू, एक नाली जैसा बनाओ आम के झाड़ के चारों बाजू।
इसमें वो खत भर दो, गोबर, शेण, मूत्र, दाल का आटा, गुड़ और माटी, वो सब मिला के इसमें भर दो खड्डे में और माटी से उसको ढक दो। फिर 15-20 दिन बाद फिर भर देना, फिर ढक देना। तो एक ही वर्ष में आम जबरदस्त आएगा। आम का एक तो साइज बड़ा हो जाएगा। अगर आम 100 ग्राम का है तो इसके बाद 125-150 ग्राम का आएगा। आम को कभी कीट नहीं लगेगा और वो आम को आप रूम टेम्परेचर पर 1 महीने भी रख दोगे वो सड़ेगा नहीं, रूम टेम्परेचर, वरना आम सड़ जाता है। 1 महीने तक नहीं सड़ता। और इस आम को आप खाना तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग है, स्वाद बिल्कुल जबरदस्त। और ये आम को बाजार में आप बेचो, भरपूर भाव मिलता है। आप जो कीमत बोलोगे वो कीमत पे लोग खरीदने को तैयार है, क्योंकि सारे देश और दुनिया के 5 स्टार होटल वाले ये आम खाना चाहते हैं, कोई देने वाला नहीं। और गोवा में और पश्चिम महाराष्ट्र में आम की भरपूर फसल है। सभी शेतकरी बागायतदारों को अगर ये माहिती हो जाए तो सब कोटिपति हो सकते हैं, क्योंकि एक आम 70 रुपए का बिका पिछले साल, शेन खत वाला मैंने बिकवाया, 70 रुपए का एक आम। लोग खरीद ले गए, एडवांस में पैसा दे के ले, क्योंकि उस आम का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। तो ये पद्धति से आप खत बना के खेती करोगे। केला भी अच्छा आता है, आम भी अच्छा आता है, पपैया अच्छा आता है, अनार अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद्धति से जब आप खत लगाते हो तो स्प्रे कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जंतु नहीं आते, कीट नहीं आते। तो सबसे बड़ा फायदा। तो स्प्रे का खर्चा बच गया, यूरिया डीएपी का खर्चा बच गया, तो आमदनी तो ऐसे ही बढ़ गई आपकी। फिर उत्पन्न अच्छा आया, आमदनी और बढ़ गई। फिर वो उत्पन्न आपने खाया, बीमारी कम हो गई, कैंसर जैसी बीमारी से बच गए तो और खर्चा बच गया। माने इसमें लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। नुकसान अगर है तो यूरिया डीएपी कंपनियों का है और किसी का नहीं। शेतकरी समाज को तो बहुत लाभ, इस पद्धति से आप खेती करें। और अगर कभी गलती से कोई कीट ऊपर से आया, जंतु ऊपर से आया, तो क्या करें? नीचे से तो आएगा नहीं। अगर आप माटी में ये डाल रहे हो, ऊपर से आ सकता है, तो जंतुनाशक का औषध बना लो, अपने घर में बना लो, बाजार से खरीदने का जरूरत नहीं। उस औषध को कैसे बनाते हैं? गाय का, भैंस का या बैल का 20 लीटर मूत्र ले लो, उसमें 2-2.5 किलो कड़ूलिन के पान पीस के डालो, 2-2.5 किलो रुई के पान पीस के डालो। रुई का पान तो समझते हैं, रुई का झाड़ आता है, उसका पान पीस के डालो। 2-2.5 किलो बेलपत्री का पान डाल दो पीस कर, 2-2.5 किलो सीताफल का पान डाल दो, वो मिल जाए तो। आधा किलो से 1 किलो तक तंबाकू पीस के डाल दो। और अगर आपके गांव के आसपास कांग्रेस घास होती है तो उसको पीस के डाल दो। बहुत जगह कांग्रेस घास है, उसको पीस के डाल दो। इसका जबरदस्त जंतुनाशक तैयार होता है। और 20 लीटर मूत्र में ये सब डाल के उबालो, उबाल के ठंडा करो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर दो। सब जंतु, सब कीट मर जाते हैं, किसी भी पीक में कर सकते। इतना सिंपल है जंतुनाशक बनाना, कीटनाशक बनाना। और इसमें एक चीज याद रखने की है कि जो पान को गाय नहीं खाती वो सभी पान का जंतुनाशक बनता है। गाय को खिला के देखो, पान को नहीं खाए तो उसी से जंतुनाशक बन जाए। जो पान आपके आसपास उपलब्ध है, कांग्रेस घास को गाय नहीं खाती, उससे जंतुनाशक बनता है। रुई के पान को गाय नहीं खाती, उससे जंतुनाशक बनता है। तंबाकू के पान को गाय नहीं खाती, उससे जंतुनाशक बनता है। तंबाकू का पान आदमी खाता है, गाय नहीं खाती। कुत्ता भी नहीं खाता तंबाकू का पान, आदमी खाता रहता, अकेला नहीं खाता, पड़ोसी को भी खिलाता, भाई तू भी खा। ये आदमी मूर्ख है, जानवर तो बहुत होशियार।
ये तंबाकू खाने के लिए नहीं है, जंतुनाश करने के लिए। तो आप जंतुनाशक बना लो, खत बना लो, और खत को डालने का याद रखना है 15 दिन में एक बार डालो, बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। और जरूरत पड़े तो ये स्प्रे कर लो जंतुनाशक का, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और तीसरी एक माहिती मुझे आपको देनी है, अच्छी खेती अगर करनी है तो आपकी जो माटी है ना, इसमें से कुछ भी उत्पन्न होता है, कोई भी पीक आप लेते हो, जैसे धान का पीक लिया, तो धान काटने के बाद जो जड़ बचती है ना, उसको खराब मत करना, नष्ट मत करना, उसको माटी में ही डिकम्पोज करा देना, उसको उखाड़ के मत फेंकना बाहर, नहीं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है नाइट्रोजन का। ये धान की जितनी जड़ है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उसी में है, तो जड़ उखाड़ के मत फेंकना, उसको नांगर चलाना, हल चलाना, माटी में दबा दे। और एक कहानी कहनी है आपको, खरपतवार जो होती है ना, वीड्स, तन जिसको आप कहते हैं, इससे घबराना मत। अगर पीक से खरपतवार नीचा है, वीड्स छोटा है, तो कभी घबराना मत, वो नुकसान नहीं करेगा। अगर वो पीक से जास्ती बड़ा हुआ तो उसको काट दो, नीचे रखो उसको पीक से। और अगर आप हमेशा के लिए उसको छुट्टी करना चाहते हो तो खरपतवार को उखाड़ो, जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दो और उसके ऊपर वो स्प्रे कर दो, गोबर, गोमूत्र, शेण वाला जो फॉर्मूला है ना, फिर वो एक बार डिकम्पोज होगा, दोबारा कभी पैदा नहीं होगा। हमने बहुत सारे गांव में कांग्रेस घास का यही किया, कांग्रेस घास को उखाड़ा, खड्डा खोद के गाड़ दिया, उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, उसके बाद कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म। आप भी कर सकते हो। बहुत शेतकरी परेशान है कांग्रेस घास से, क्योंकि खुजली कर देता है, जरा सा लगे तो खुजली कर देता है, बहुत दुख है। और जानवर खा लेना तो बीमार हो जाते हैं। ये वैसे देश को कुछ फायदा नहीं दे रहा है कांग्रेस, हटाना ही ठीक है इसको देश से। अब जितनी जल्दी हटा दो उतना अच्छा है। और एक गहरी बात मुझे आपसे करनी है वो ये कि हमने ये जो अभियान शुरू किया ना फार्मिंग का, शेतकरी समाज के लिए, इस अभियान का नाम है विषमुक्त खेती समृद्ध किसान। भारत स्वाभिमान की तरफ से ये शुरू किया है। इस अभियान में हमारी योजना है कि जो जो शेतकरी ऐसे खेती करेंगे उनका हम कोऑपरेटिव बनाने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी दिलवाने वाले हैं। तो जो शेतकरी शेन खत से खेती करेंगे उनके पास कोई भी वस्तु होगी, गेहूं है, धान चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, या आम आदि है, केला आदि है, इन सब को दुनिया भर के बाजारों में एक्सपोर्ट करने का काम सीधे शेतकरी करें, बीच में मिडिलमैन हट जाए, तो प्रॉफिट सीधा शेतकरी को मिले। मैंने दुनिया भर में इसका मार्केट ढूंढा है, 500 अरब डॉलर का मार्केट है इस समय, 500 बिलियन डॉलर का मार्केट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सारी दुनिया। और ये मार्केट हर साल 20% की गति से बढ़ रहा है, हर साल 20% बढ़ता है ये मार्केट। थोड़े दिन में ये 1000 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, 2000 बिलियन डॉलर का भी हो जाएगा। और कोई नहीं है इस मार्केट में जो हमारा कंपटीशन कर सके। भारत इस मार्केट को पूरा कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो शेयर हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। जो क्वालिटी हम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ज्यादातर देशों के पास पता है जर्सी गाय है, और जर्सी गाय का शेर सबसे खराब है। ये जो अपना गांवरानी गाय है, देशी गाय, इसी के शेन में ताकत है, जर्सी गाय के शेन में कुछ ताकत है। तो सारी दुनिया में भारत के शेतकरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना उत्पन्न हम कर सकते हैं। अभी हमारा उत्पन्न 21 कोटि मीट्रिक टन है, शेन खत से हम 42 कोटि मीट्रिक टन उत्पन्न कर सकते हैं, उतने ही शेत में जितने में अभी शेत लगे। और इसको लाखों कोटि रुपए में बेच के देश को विदेशी मुद्रा कमा के दे सकते हैं और शेतकरी को अमीर और समृद्धशाली बना सकते हैं।